नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे 3 पेज वाला जो अटेस्टेशन फॉर्म है जो कि स्कूल व्याख्याता के लिए अभी हाल फिलहाल काम आने वाला है, जिनकी काउंसलिंग बाकी है। तो ये 3 पेज वाला है। पहले 2 पेज थे, अब थोड़ा सा इसमें हल्का सा चेंज किया है, तो इसको हम देखेंगे। और ये आपको पता ही होगा, ये डिटेल फॉर्म है और इसको कैसे भरें इसका वीडियो मैंने लगा रखा है 2 साल पहले का ही, वही काम आ जाएगा। 7 पेज का ये है A4 साइज़ में। इसी के साथ ये अटेस्टेशन फॉर्म है जिसका भी 2 प्रतियाँ, मतलब इस पूरे सेट की ही 2 प्रतियाँ निकलेगी। और इसको आपको राजपत्रित से साइन भी करवाना है। साइन आप एक ही व्यक्ति से करवा सकते हैं, दोनों सेट। ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं कि ये जो है कैसे भरा जाना है। इसको लेकर चेतन शर्मा जी ने भी कमेंट किया है यूट्यूब पे कि वर्तमान में जो ये फॉर्म है 2 पेज वाला है कि 3 पेज वाला, तो ये 3 पेज वाला ही है। ये RPSC की साइट जो है वहीं से डाउनलोड किया है। जबकि रीट के लिए जो था वो 2 पेज का था, वो पुराने वाला RPSC वाला था। तो देख लेते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल ही बातें हैं। देखो, सबसे पहले तो ऊपर आपको फ़ोटो चिपकानी है, ठीक है। और रिसेंट फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर नहीं करने हैं क्योंकि कहीं लिख नहीं रखा है। और ये यहाँ पे डिटेल है, वार्निंग है कि भाई आप किसी भी प्रकार की कोई सरकार के द्वारा आपके ऊपर, किसी संस्था के द्वारा कोई लगे हैं आरोप वगैरह, तो उसका आपको पूरा डिटेल लिखनी है। अब यहाँ पे सबसे पहले फुल नेम, आपका नाम आ जाएगा इन ब्लॉक कैपिटल लेटर, यानी अंग्रेजी में पहली ABCD में आपको अपना यहाँ पे नाम जो है वो यहाँ पे आपको लिखना है अच्छे से। फिर रोल नंबर लिखने हैं। मेरिट नंबर अभी आपको खाली छोड़ने, क्योंकि मेरिट नंबर अभी आपके आए नहीं है। प्रजेंट एड्रेस, अभी आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ का आप एड्रेस लिख सकते हैं। भले ही आप अस्थायी रह रहे हैं तो वहाँ का रहने देवें। आप जैसे मान लीजिए लंबे समय से रह रहे हैं, आप पत्र वगैरह वहाँ मंगवाना चाहते हैं, उस हिसाब से है ये, नहीं तो आप अपना होम एड्रेस ही लिख देवें। परमानेंट एड्रेस है जो आपका परमानेंट है, जहाँ पे आपका घर बना हुआ है, या फिर जहाँ पे आपको पत्राचार से आप मंगवाना चाह रहे हैं कोई एड्रेस वगैरह पे। हालांकि RPSC आजकल भेजती कुछ नहीं है लेटर से, सारा ऑनलाइन ही होता है। परमानेंट एड्रेस इन फुल, ठीक है, ये हो गया। प्रेजेंट एड्रेस हो गया, परमानेंट एड्रेस हो गया, गली नंबर वगैरह सब, डिस्ट्रिक्ट। अब है इफ़ ओरिजिनली ए रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान बांग्लादेश। अब बांग्लादेश पाकिस्तान कहीं हुआ है तो यहाँ नो लिख देना आपको, कि वहाँ का यहाँ कौन आएगा, लगभग चांस कम ही है, आ सकता है कम ही है। अब पर्टिकुलर प्लेस है, ये वो बात है कि भाई पिछले आप 1 साल से ज़्यादा कहीं रुके हैं, पिछले 5 सालों में, जैसे 2018 से लेके 2023 के बीच में आप किसी भी स्थान पर 1 साल या उससे ज़्यादा रुके हैं तो उसकी डिटेल भरनी है। ऐसा नहीं कि आप कहीं गए, 2 दिन गए तो भी आपने लिख दी, या 3 महीने कोचिंग ली तो भी लिख दी, वो नहीं। 1 साल से ज़्यादा आप रुके हैं तो आपको डिटेल भरनी है। और ऐसा चांस कम ही आएगा कि ये कॉलम आपके खाली पड़ जाएँ। और 2-4 महीने कहीं गए हैं तो उसका लिखना नहीं है, ठीक है। तो आप इसको अपने हिसाब से, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, अगर ऐसा कहीं नहीं है तो ऐसे खाली करके नील लिख देवें। फिर यहाँ पे फैमिली डिटेल है, तो फादर मदर, ठीक है, मौजूद है तो भी लिखना है डिटेल, नहीं है तो भी डिटेल तो लिखनी है। फिर आप महिला है शादीशुदा तो हस्बैंड के टिक कर देवें, आप पुरुष है और शादीशुदा तो वाइफ पे टिक कर देवें, दोनों ही मामलों में नहीं है तो इसको डैश कर देवें। ब्रदर सिस्टर, अब ब्रदर्स जैसे मान लो किसी के 5 भाई हो, 4 बहनें हो, बड़ा परिवार हो, तो यहाँ पे डिटेल थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, तो आपको बहुत ही शॉर्ट में उनके नाम लिखने होंगे। तो पूरा नाम हो गया उनका। फिर राष्ट्रीयता हो गई, सबके एक आ जाएगी। डेट, प्लेस ऑफ बर्थ, कहाँ जन्म हुआ, इस स्थान का नाम लिखना है, स्थान का लिख दिया। कोष्टक में आप लिखो तो जिला भी लिख देना, नहीं ज़रूरी नहीं है। सेम ही है तो भी आप डू भी कर सकते हैं, डू करके, या फिर आप लिख ही देवें दोबारा भले ही। तो ज़्यादा डिटेल नहीं भरें आप, बारीक बारीक में मोटे तौर पे लिखना है। ऑक्यूपेशन, व्यवसाय क्या है, तो पिताजी क्या काम करते हैं, माता क्या करते हैं, गृहिणी है तो हाउसवाइफ है, पिताजी कुछ नहीं करते तो नील कर सकते हो। मान लो किसी के नहीं है तो डेड कर सकते हैं। भाई कुछ कर रहे हैं, ठीक है, नहीं अनएम्प्लॉय कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, ठीक है, काम कर रहे हैं तो काम, गवर्नमेंट जॉब है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है। प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, अब अभी पत्राचार का पता, ठीक है। इफ़ डेड गिव लास्ट एड्रेस, तो यहाँ लास्ट एड्रेस लिखना है। अगर मान लो इस दुनिया में नहीं है, दुनिया में है तो भी आपको वो पोस्टल एड्रेस लिखना है। पूरा एड्रेस तो देखो इतने कॉलम में आएगा नहीं, तो शॉर्ट में आप लिख देवें। जैसे मोटा जो स्थान है ना, वो गली वली छोड़ के ना लिख के, जैसे मेन मान लो
गांव लिख दिया, ज़िला लिख दिया, ऐसे तहसील वगैरह। परमानेंट एड्रेस यहाँ भी वही शॉर्ट में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में हम आगे देखते हैं, ये है आपके सन और डॉटर इन केस दे आर डूइंग स्टडिंग या लिविंग इन ए फॉरेन कंट्री, अगर वो विदेश में पढ़ रहे हैं। अब ये पुत्र या पुत्री, अब किसके पुत्र? आपके पुत्र और पुत्री तो इतने बड़े होंगे नहीं भैया, मान लो 21 साल का, 25 साल, 45 साल, जितना भी है, मान लो कि वो विदेश में पढ़ने लग जाए, तो ये थोड़ा क्लियर नहीं है कि ये किसके पूछा है, आपके पिताजी का पूछा है। अब देखिए यहाँ कॉलम जो है ना वो 5 नंबर है, ठीक है, वो 5 का ए है, यानी आपके परिवार की डिटेल चल रही है, उसी में कोई विदेश रह रहा है, तो आपके बहन भाई में से विदेश रह रहे हैं तो लिख देवें। और ऐसा कल को हो, मान लो आपकी संतान बड़ी हो और आप 45-50 की एज में है और वो विदेश रह रहे हैं, तो आप यहाँ पे उनकी डिटेल लिख सकते हैं, नहीं तो फिर आप यहाँ पे नील कर देवें। और डिटेल आधार कार्ड नंबर लिखने हैं आपको, राष्ट्रीयता आपकी लिखनी है, जन्म तिथि लिखनी है, प्रेजेंट एज ये आपको अपनी जो विज्ञप्ति में जो तारीख है उसके अनुसार, शायद ये 1 जुलाई 2023 ऐसा कुछ होगा, उसको आप कितने साल के हो गए, वो फॉर्म में आपके आया ना आवेदन में, वही लिख देना। 10वीं क्लास में थे तब आप कितने साल के थे, तो 10वीं क्लास में आप 13-14 साल के होंगे, तो मार्कशीट पे आप देख लो, उसके अनुसार आप लिख दो, ठीक है। और प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो आपको अपनी लिखनी है कि कहाँ जो है, तो इसमें प्लेस ऑफ बर्थ आपको जन्म लिखना है, जिला और राज्य का नाम लिखना है, योर फादर आपके पिताजी जो है उनका भी जो जन्म स्थान है, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच योर फादर ओरिजिनली बिलोंग, योर रिलीजन आपका धर्म लिखना है। अब आप अगर शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के हैं, यानी SC और ST से बिलोंग करते हैं, तो आपको पहले तो लिखना है यस, और फिर उसके आगे आपको स्पेस देके लिखना है SC, ST के हैं तो ST, और अगर आप इन से न हो के अदर वर्ग से हैं तो आपको लिखना है नो, कि अगर आप नहीं है तो। फिर यह है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, बहुत सिंपल है वैसे तो, कि आपने जब आप स्कूल एंड कॉलेज सिंस 15 है ना 15 ईयर्स ऑफ एज, तो 15 साल की उम्र से, तो 15 साल की उम्र से ज़्यादातर, जैसे अब कोई कहें कि भाई मैं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सारी भरूँ क्या, तो फिर ये 11वीं 12वीं तक ही पूरा हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस से काम लेते हुए, जैसे भाई हम तो ये सुझाव देते हैं कि भाई जैसे आप बोर्ड क्लास का लिख दो, भाई जैसे 10वीं का लिख दिया, 12वीं का लिख दिया, कॉलेज का लिख दिया, BEd का लिख दिया। और अगर प्राइवेट की है तो यहाँ ऐसा तो है नहीं कि रेगुलर या प्राइवेट कोई ऐसा, तो रेगुलर प्राइवेट के तो प्राइवेट कॉलेज का नाम लिख दो, वहाँ एग्ज़ाम देने तो आप गए ही हैं, ठीक है। तो इधर तो आप ये 5 कॉलम पूर्ति कर दो इनकी। फिर इधर रही डेट ऑफ एंट्रिंग। अब प्रवेश तिथि आप कहाँ कहाँ ढूंढने जाओगे, आपके नज़दीकी स्कूल है तो आप जाके पूछ लो। सामान्यतः जुलाई में एडमिशन हुआ करते थे, आजकल मई में भी होने लग गए हैं, तो आप वो एडमिशन की डेट जुलाई या ऐसे लिख सकते हैं। अगर आपके कठिनाई आ रही है वो डेट जानने में, तो डेट ऑफ लिविंग, स्कूल कब छोड़ी, अब 10वीं करके उसी स्कूल से आपने 12वीं की, या आपने प्राइवेट की है 12वीं कॉलेज, तो छोड़ी कब, तो यहाँ पे आप जो रिज़ल्ट आता है मार्कशीट में नीचे डेट लिखी रहती है रिज़ल्ट की, वो आप लिख देवें लगभग। और एग्जामिनेशन आपको यहाँ पे लिखना है, 10वीं है तो 10वीं कर दो, 12वीं है तो 12वीं कर दो। इस प्रकार से आपको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कॉलेज कर सकते हो, BA कर सकते हो, यहाँ पे MA कर सकते हो, BEd कर सकते हो। अब आपको 5 जो है ना पिछले आप 15 साल से लेके और आगे 5 कॉलम जो पूर्ति होती हो वो कर दो, ठीक है। फिर ये है कोई अपॉइंटमेंट आपने लिया है क्या कहीं पर भी, तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब में है अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और क्वेसी गवर्नमेंट, यानी कि जैसे सरकारी या फिर मान लो अर्ध सरकारी कोई ऑटोनोमस बॉडी, पब्लिक अंडरटेकर में या प्राइवेट फर्म में, तो आपने अब मान लो बहुत सारी नौकरियां की, कई ऐसे भी होते हैं, तो ज़्यादा तो आप लिख नहीं पाओगे, आप कब से कब तक की किस पोस्ट पे थे वो आप लिख सकते हो, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब का है तो ज़रूर लिख देवें। और प्राइवेट में मान लो स्कूलों में पढ़ाया आपने, 10 स्कूलों में पढ़ाया, तो सबका तो क्या आप 1-2 का आप लिख सकते हो, इतनी जगह नहीं है ना। फिर ये यहाँ पे है कि आपको कभी किसी के द्वारा जो है स्टेट गवर्नमेंट बॉडी के द्वारा जो आपको आपके खिलाफ़ किसी प्रकार का कोई मुकदमा वगैरह, कोई किसी प्रकार का मैटर हुआ क्या, टर्मिनेशन वगैरह कुछ हुआ क्या, तो यहाँ पे आपको नो करना अगर नहीं हुआ तो, ठीक है। और हुआ ही है तो यस कर देना भैया ना। फिर कभी आप अरेस्ट हुए क्या, कभी कोई आरोप लगा क्या, ये सारे बाउंड डाउन वगैरह सब में इसमें आपको कोर्ट के द्वारा आपको कभी पनिश्ड किया गया क्या, तो अगर साफ़ सुथरा है आपका मामला तो सब में नो ही करना है, सब में यहाँ से लेके और यहाँ तक, ठीक है। और कहीं कोई बात हुई है
तो फिर आपको उसका यस करना है। देखो यहाँ पे साफ लिखा हुआ ना भाई, अगर आपका उत्तर कहीं यस आ रहा है तो फिर आपको उसकी डिटेल के रूप में आपको वो कागज़ भी लगाने पड़ेंगे। ठीक है, कई बार हो जाता है कॉलेज टाइम में मान लो और कि कोई बात हो गई, घटना हो गई, आप अरेस्ट हो गए और हो गए, तो आप उसकी डिटेल जो है लिखनी पड़ेगी। और इससे संबंध में थोड़ा बहुत अपने वकील से भी सलाह कर लेना। यहाँ पे 2 लोगों के नाम लिखने हैं जो आपके अड़ोस पड़ोस के हो, या कोई गवर्नमेंट जॉब वाला हो, वार्ड पार्षद हो, या कोई नॉर्मल भी फ्रेंड हो, क्योंकि 2 रेस्पॉन्सिबल पर्सन, किसी का भी आप गली मोहल्ले के 2 लोगों के नाम लिख दो। उनके खुद के हस्ताक्षर करवाने नहीं है, तो आपको उनके नाम जो है वो लिखने हैं। फिर यहाँ पे जो है डेट लगा दो, आपका जो स्थान है वो लिख दो और इधर आप हस्ताक्षर कर दो। ठीक है, फिर ये आपको खुद को भर दो, भले आपका नाम भर दो, कितने सालों से आपको जान रहे हैं, यह आपका ही आ जाएगा सॉरी। और फिर यहाँ पे जो साइन कर रहे हो आपको कब से जान रहे हैं, साल भी हो सकते हैं, मंथ भी हो सकते हैं, 2, 4, 5, 6, 10 जितने भी, तो वो सिग्नेचर करवा लेना। फिर इसी का ऐसा ही दूसरा सेट और तैयार करना है। ये तो अटेस्टेशन उसी का हिस्सा है, डिटेल फॉर्म का ही। तो इनके 2 सेट आपको तैयार करने हैं, दोनों पे एक ही व्यक्ति से हस्ताक्षर करवा सकते हैं, राजपत्रित वाला जो है ये। और फिर डॉक्यूमेंट का एक सेट तैयार करना है, पोस्टल ऑर्डर एक ही लेना है 50 रुपये का, और ये अटेस्टेशन फॉर्म और डिटेल फॉर्म जो है उनके 2 सेट लेने हैं। काउंसलिंग जो लेटर है वो आपके रोल नंबर से आरपीएससी की साइड से निकलेगा, उसका एक सेट लेना है। उसको कैसे जचाना है तो मैंने बता रखा है, प्रपत्र 2 ऊपर आएगा, 1 नीचे आएगा। फिर ये एक सेट आ जाएगा डिटेल फॉर्म का, फिर आपके डॉक्यूमेंट आ जाएंगे, और फिर वापस नीचे डिटेल फॉर्म का एक सेट आ जाएगा। आपके सारे डॉक्यूमेंट सुबह हस्ताक्षरित होने चाहिए। सबको आप सुबह से छेद निकाल के और फाइल वाली डोरी से बांध के ले जाएं, ताकि सुविधा रहे। उसको नत्थी करना बोलते हैं। स्टेपल यहाँ न करके यहाँ छेद निकाल के कोने में और डोरी से बांध के जाएंगे तो थोड़ी सुविधा रहेगी, आगे उनके भी सुविधा रहेगी। और शपथ पत्र संतान वाला ले रहे हैं, शादीशुदा है तो, उसके अलावा 2 चरित्र प्रमाण पत्र राजपत्रित वाले वो आपको लेने हैं, वो ओरिजिनल लगेंगे। और उसके अलावा आय प्रमाण पत्र फीस में छूट लिए है तो ओरिजिनल लगेगा, वो आय वाला ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए ही रहेगा छूट वाला, बाकी के लिए तो वैसे ही छूट ही थी, और जनरल को कोई छूट नहीं है। और इसके अलावा मोटी चीज़ में चरित्र प्रमाण पत्र जो रेगुलर डिग्री की है उस वाला है, उसकी भी कॉपी लगानी है, ओरिजिनल नहीं देना है। सभी कॉपियाँ आपकी एक सेट है, उस पर आपके हस्ताक्षर हो, प्रत्येक के ऊपर सब हस्ताक्षरित हो। तो ये सारा मामला इसमें है। मैंने अलग से एक वीडियो और बना रखा है डिटेल फॉर्म का, एक बना रखा है कि आरपीएससी में जो बायो की काउंसलिंग के बाद में जो एक्सपीरियंस था उसके अनुसार क्या क्या मांग रहे हैं वो बना रखा है। तो निश्चित रूप से आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और धन्यवाद।